3-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड कल की मैनचेस्टर डार्बी हार चुके हैं। और इसमें कोई नई बात हमें नज़र नहीं आ रही है। नॉर्मली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड परफॉर्मेंस देती है बड़े मैचेस में, वैसी एक परफॉर्मेंस थी। हमेशा ही लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल ऐसे बड़े बड़े गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड से उम्मीद तो हम लोग थोड़ी करते हैं कि भाई बड़ा गेम है, टीम अप फॉर द टास्क होगी, लेकिन फिर हर बार की तरह हमें हमें वही वही सेम हालत देखने को मिलती है। एक दो गोल खाने के बाद हेड्स ड्रॉप करना चालू कर देते हैं और पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन टीम लूज कर देती है और आराम से हार जाते हैं। पहली जो उन्हें पेनल्टी मिली थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी और मेरे हिसाब से वो शायद पेनल्टी नहीं थी, लेकिन उससे गेम इफेक्ट तो हो गया। लेकिन उसके बाद भी फर्स्ट हाफ में तब भी यूनाइटेड ठीक ठाक खेले थे, लेकिन फिर सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में ही आपने 3-4 मिनट के अंदर जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, आप तुरंत एक गोल कंसीड कर लो तो उससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस तो किल हो ही जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ के एकदम एंड में मैकटोमिनी को एक अच्छा चांस मिला था और एक अच्छा सेव, जो बेस्ट चांस था मैनचेस्टर यूनाइटेड का उस मैच में, वो उनको मिला। मैकटोमिनी ने एक अच्छा सेव एडरसन से पुल आउट करवाया, लेकिन फिर उसके बाद जब अगर आप फर्स्ट हाफ के एंड में आपको एक अच्छा चांस मिलता है तो उससे आप कॉन्फिडेंस मिलता है सेकेंड हाफ के लिए, लेकिन सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल कंसीड कर लिया। उसके बाद तो पूरा ही ऐसा लग रहा था चलो भाई जैसे ही गोल पड़ा तुरंत मैच खत्म हो गया। अगर हम लोग एक एक गोल देखें तो पहला गोल तो नहीं मिलना चाहिए था क्योंकि पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो भाई 1-0 का स्कोर है, आपके पास बहुत टाइम है कम बैक करने का, आप आराम से कम बैक कर सकते हो, आप होम साइड हो। फिर सेकेंड गोल में लोग हैरी मैगवायर, जॉनी एवेंस की गलती निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सेकेंड गोल पे उन दोनों की गलती थी क्योंकि रॉड्री ने लेट रन आया था तो जॉनी एवेंस उनका चले गए और फिर बैक पोस्ट पे हालैंड फ्री फ्री हो गए पूरा। वो भाई काउंटर पड़ रहा है, आप प्लेयर तो शॉट रहोगे भाई, आपके ऊपर काउंटर पड़ रहा है तो आपके पास पूरी टीम तो रहेगी नहीं, डिफेंसिव शिफ्ट तो आपका वैसा रहेगा नहीं, उनके रनर्स आ रहे हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट टू मार्क हो जाता है। और मुझे समझ आता है कि भाई हैरी मैगवायर, जॉनी एवेंस ये सब इजी टारगेट है लोगों के लिए कि भाई चलो भाई मैगवायर इतना अच्छा नहीं खेल रहे तो उनको टारगेट कर दो, एवेंस भी उतना अच्छा नहीं खेल रहे टारगेट कर दो, वरान वरान है नहीं तो भाई इजी टारगेट पे जो मिल रहे हैं प्लेयर उनको बोलते रहे। लेकिन कोई रैशफर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस इन सबको की गलती निकालना नहीं चाह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों की भी ज़्यादा गलती थी। डिफेंस तो चलो भाई फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला ही, लेकिन भाई आप अटैकर्स भाई कोई होप कहाँ दिखा रहे हैं भाई, अटैकर्स कोई चांस तो दिखाओ भाई। एक मैकटोमिनी को लकी चांस मिल गया, उसके अलावा क्या कोई चांस था क्या? कोई चांस नहीं था मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा। उनने एक एक अच्छा चांस क्रिएट भी नहीं किया। हॉयलैंड हॉयलैंड एक बहुत अच्छे प्लेयर है, उनने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो ऐसा लगता है कि वो दो सेंटर वैसे एक अकेला स्ट्राइकर एंगेज कर लेता है। रूबेन डियाज, स्टोन सबको ट्रबल में रखा था हॉयलैंड ने। इतनी फास्ट पेस है उनकी और इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, रूबेन डियाज को अच्छे से आराम से होल्ड ऑफ कर पा रहे थे। तो मैनचेस्टर सिटी के पास ये तो थ्रेट था कि भाई हॉलैंड उनको उनको ट्रबल कर सकते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक अच्छी आउट बॉल थी कि भाई अगर हमारे पास प्रेशर पड़ा है तो आउट बॉल खेल सकते हैं हम हॉलैंड को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हॉलैंड को अच्छे से यूज़ किया। उनाना उनाना ने काफ़ी अच्छा मैच खेला, काफ़ी क्रिटिक्स थे उनके ऊपर, पेनल्टी नहीं बचा पाए, मुश्किल थी बचाना, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे सेव्स पुल आउट किए। ये मैच आराम से 5 या 6-0 होता। अर्लिंग हालैंड को 3-4 गोल मारने चाहिए थे, अच्छी खासी हैट्रिक मिलती थी अर्लिंग हालैंड को। तभी हमने गेम के बाद देखा कि पेप गार्डियोला अर्लिंग हालैंड को बता रहे थे कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत दिक्कत की बात है, मतलब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बाद, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस है आपके पास मार्कस रैशफोर्ड चलो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी तो है भाई उनके अंदर, आप उनकी क्वालिटी को स्पार्क ही नहीं कर पा रहे हो। मिडफील्ड मुझे लगता है कि एमरबैट सेकंड येलो पे थे, अगर उनको सेकंड येलो मिलता तो ऑफ हो जाते, वो दिक्कत थी। लेकिन जैसे ही उनने एमरबैट को हाफ टाइम पे सब सब किया, फिर माउंट आए, एरिक्सन मैकटोमिनी सीडीएम खेल रहे हैं, दोनों में से कोई प्रॉपर सीडीएम है नहीं, तो मेन ट्रबल तो वहीं से चालू हो गया। मैं एमरबैट को फिर भी रखता, भले ही उनको सेकंड येलो का मिलने का खतरा था, लेकिन अगर मैं होता या फिर कोई बहुत सारे लोग की राय यही होगी कि एमरबैट को हम लोग रखते, क्योंकि वो एक अच्छी फील्डिंग कर रहे थे बैक फोर के सामने, और एमरबैट के जाने से ही हमने 2 गोल खाए। क्योंकि अगर हम देखें कि जो दूसरा गोल हमने कंसीड किया उसमें भाई 2 मिडफील्डर्स ऐसे हैं जो सीडीएम है नहीं लेकिन खेल रहे हैं, मैकटोमिनी और एरिक्सन। अगर एमराबैट होते तो हमें एक एक्स्ट्रा बॉडी और देखने को मिलती बॉक्स में, तो शायद हालैंड भी शायद कवर होते, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एमराबैट रॉड्री के साथ जाते और जॉनी इवेंस को हालैंड को मार्क करने
क्या टाइम मिल जाता। लेकिन चलिए, अब वो गोल तो हमने कंसीड कर लिया। तीसरा गोल तो ऐसे ही एकदम, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन तीसरा गोल मतलब जैसे बस एक सिटी मतलब दया कर रही है, ऐसा लगा था। एकदम होपलेस गोल टाइप का था। लेकिन अब हमें आगे ये देखना होगा कि एरिक टेन हाग के साथ क्या होता है। लोग तो एरिक टेन हाग को पूरा ही सैक करने को बोल रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई कोई गेम प्लान, कोई कोई गेम प्ले करने का तरीका हमें दिख ही नहीं रहा है। भाई एरिक टेन हाग आयेक्स से कोच हैं, कोच हमें टोटल फुटबॉल, ये सब अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, कोई सेट पैटर्न ऑफ गेम प्ले नहीं दिख रहा है। एरिक टेन हाग को हमने इसलिए बुलाया था क्या कि एंटी फुटबॉल, पार्क द बस, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। उनाना आपके पास बॉल प्लेइंग गोलकीपर है, उनाना बॉल प्लेइंग भी अच्छी कर रहे थे। हॉलैंड को उन्होंने 2-3 बॉल निकाली। उनाना काफ़ी अच्छा खेले। मैन ऑफ द मैच अगर यूनाइटेड का कोई हो तो उनाना होंगे। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर मैनचेस्टर सिटी के बारे में मैं कहूँ तो फिर हर किसी को पता था ये, मैं भी एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अपने आप को हल्का सा होप दे रहा था कि भाई डार्बी है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे है, तो यूनाइटेड कुछ ना कुछ करेंगे। एक अंधा होप दे रहा था अपने आप को। लेकिन मैं ये भूल गया कि मैनचेस्टर सिटी के अंदर इतनी क्वालिटी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जैसे 2 टीमें भी उनको नहीं हरा पाएंगी। फिल फोर्डन बहुत अच्छा खेले, अर्लिंग हालैंड बहुत अच्छा खेले, यूलियन अल्वारेस बहुत अच्छा खेले, जैक ग्रिलिश बहुत अच्छा खेले, बर्नार्डो सिल्वा भी बहुत अच्छा खेले। कोई भी प्लेयर, भाई टीम आपकी 3-0 जीत रही है तो हर प्लेयर आपका मिलने अच्छा खेला। लेकिन मैं शाउट आउट देना चाहूँगा बर्नार्डो सिल्वा को। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर हैं। मतलब अभी भी सब मैच के बाद भी सब हालैंड, एल्वारेस, फोर्डन इन सब की प्रेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा पूरे ही अननोटिस चले गए मैच में। इतना उनने इतना इतना मतलब ऐसे डेलिकेट टाइप के प्लेयर हैं, लेकिन हर चीज़ बिहाइंड द सीन्स वर्क करते हैं वो, और क्रेडिट कोई और ले जाता है। वैसे ही होता है ये मिडफील्डर का, ऐसा होता है। ये बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं बर्नार्डो सिल्वा, तो उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी के पास एक और पॉजिटिव न्यूज़ ये रहेगी कि वो अब आर्सेनल आर्सेनल से भी पीछे हैं। अभी भी मैनचेस्टर सिटी 3rd पोजीशन पे हैं, स्पर्स टॉप पे हैं, आर्सेनल 2nd पे हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी, अब मुझे लगता है कि अब वो धीरे धीरे अपना फॉर्म बिल्डअप ऑन कर रहे हैं। फिर से वुल्स के अगेंस्ट वो हारे, आर्सेनल के अगेंस्ट वो हारे। उसके बाद लोग कह रहे थे कि सिटी क्या सच में इस साल प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीतेंगे। मुझे लगा था कि भाई ये वैसे ही एक वन ऑफ या 1-2 गेम में से जा रहे हैं। लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब मैनचेस्टर सिटी 10-15 गेम के तो अनबीटन पे जाने वाले हैं। अगर वो हारेंगे तो मुझे लग रहा है कि लिवरपूल से हारेंगे, या तो देखते हैं किससे हारेंगे। लेकिन लगता नहीं मुझे कि अब ज़्यादा टीम मैनचेस्टर सिटी को रोक पाएंगे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-15 गेम्स के लिए तो मैनचेस्टर सिटी अनबीटन जाने वाले हैं। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो बहुत ही दिक्कत की बात है, वो 15 पॉइंट्स पे हैं। 15 पॉइंट्स पे आर्सेनल से 11 पॉइंट्स पीछे हैं। टॉप 4 तो मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अभी भी हम लोग होप्स रखेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ तो अच्छा करें। अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। कैसेमिरो खेले ही नहीं, कुछ शायद सस्पेंडेड थे, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कैसेमिरो क्यों नहीं खेले। शायद सस्पेंशन था या फिर कुछ था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन अब यही देखना होगा कि आगे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करते हैं। अगले उनके कुछ गेम्स ईजी हैं। अभी उनको प्रीमियर लीग में ईजी है, अभी उनको कैराबाओ कप में न्यूकैसल से मिलना होगा। ओल्ड ट्रैफर्ड पे ही मैच है। न्यूकैसल ज़रूर बदला लेना चाहेंगे अपने पिछले साल के कैराबाओ कप फाइनल के लॉस का, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो तो देखना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग में थोड़े इजी गेम्स हैं। उनको फुलहम के साथ खेलना है क्रेवन कॉटेज पे, अवे फ्रॉम होम गेम है। फिर उनको लूटन के साथ खेलना है, फिर अगले हफ्ते उनका फिर कोपेनहेगन से मैच है, उसके बाद गैलेटासराय इंटरनेशनल ब्रेक, ये सब चीज़ें हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ ना कुछ तो करना है। अब एरिक टेन हाग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब उनको अपना गेम स्टाइल दिखाना है, अभी से ही दिखाना चालू करना है, और हर मैच जीतना है। लूटन, और जीतना सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-0 या 2-1 की जीत। भाई आपको फैंस को कुछ ना कुछ होप देना है कि भाई हमारे अंदर कुछ डोमिनेट करने की कुछ पावर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बहुत ही ज़्यादा होपलेस लग रहे हैं। सर जिम रैटक्लिफ आ रहे हैं, वो सब चीज़ तो चली रही है बिहाइंड द सीन्स, उसमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब हमें यही फोकस करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि रिजल्ट्स आने चाहिए। प्रीमियर लीग में तो खासकर आने चाहिए, और कैराबाओ कप चैंपियंस लीग में तो आनी चाहिए, क्योंकि चैंपियंस लीग में भी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत नहीं लग रही है। कोपेनहेगन से जस्ट जीत गए 1-0, गैलेटासराय बायर्न से हार गए। गैलेटासराय बहुत अच्छी टक्कर देंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बायर्न तो क्वालिफाई कर ही जाएंगी, लेकिन गैलेटासराय को बीट करना मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत दिक्कत होगी। और अगर वो यूरोपा लीग खेलते हैं इस साल, तो फैंस की एंगर हम सब जानते ही हैं क्या होगी।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूनाइटेड की हालत बिल्कुल ही खराब चल रही है और सिटी की हालत अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।